सर पहले आपका एक बार नाम जानना चाहूँगी। मैं अशोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और काफ़ी लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। सर मुझे आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में कई पदों पर रहा। ज़िले में महामंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, कोषाध्यक्ष भी रहा और वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड से निगम पार्षद हैं, अनुराधा शर्मा। तो सर मतलब अभी जैसे दिल्ली के विधानसभा में चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार आप विधानसभा के लिए ट्राई करेंगे? हाँ, बिल्कुल ट्राई करूँगा। विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता ट्राई कर भी रहा है और बहुत उत्साह में भी है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव के लिए आपके मुख्य काम क्या होंगे कि इन मुख्य 3 मुद्दों पे मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा? देखिए, विधानसभा बहुत लंबे समय से सफ़र कर रही है। पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है गुलाब सिंह। सबसे मुख्य बात तो ये है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहा। उसकी उपस्थिति ना के बराबर रही है, ना किसी का फ़ोन उठाना, ना किसी को रेस्पॉन्स करना। दूसरा, जो समस्या इस विधानसभा की है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि सीवर डालने का एक काम इस सरकार ने किया था, लेकिन वो सीवर ऐसे डले हैं, आज उस सीवरों की वजह से क्षेत्र की दुर्दशा हो रही है। इससे अच्छा तो पहले जो नालियों का सिस्टम था वो अच्छा था। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवर साफ़ नहीं हो पा रहे हैं। लोग हमें निगम में कंप्लेंट करते जा रहे हैं, लेकिन निगम का काम नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं जहाँ तहाँ अधिकारियों से बात करके सीवर साफ़ करा पाएँ, लेकिन बहुत दुर्दशा सीवर की। और इसी तरह गंदे पानी का अभी तक क्षेत्र में साफ़ पानी उपलब्ध नहीं है। जहाँ आ भी रहा थोड़ा बहुत, वो इतना गंदा है वो पीने लायक है ही नहीं। पूरा क्षेत्र, जबकि मेरा वार्ड जैन कॉलोनी, जैन पार्क, अपना नन्हे पार्क, न्यूटी ब्लॉक, सब में पानी की बहुत कड़ी दिक्कत है। और दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पानी का जो सिस्टम जहाँ आ भी रहा है वहाँ अल्टरनेट डेज है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी, और उस दिन भी कहीं बिजली चली गई, कहीं कोई सिस्टम में दिक्कत होगी तो लोगों को पानी मिलता ही नहीं। टैंकर माफिया का पूरा राज है। तो ये मूलभूत समस्याएं भी आज तक यहाँ की नहीं सुधरी हैं, तो बाकी तो क्या होंगे। तीसरा, सड़कें, आप आई होंगी सड़कों से, पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं और हमारी विधानसभा में इतना बुरा हाल है कि पता ही नहीं कि सड़क है या गड्ढे हैं। तो ये 3 जो प्रमुख समस्याएं हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए हम चाहेंगे इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ से चुनाव जीत करके आए और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे, तो यहाँ के काम हो पाएंगे। सर एक चीज़ और, जैसे कि बात की जाती है सीवर टूटे हुए हैं, मैंने कई लोगों से बात भी करी है, जैसे आम जनता है वो बोलते हैं काम होता भी है, जैसे सीवर डलवाए जाते हैं तो जैसे पानी ओवरफ्लो होता है, लोग आते हैं, साफ़ सफाई होती है, लेकिन फिर 1 घंटे बाद वही हाल हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इनके पास मशीनें बहुत कम हैं, 3-4 मशीनें हैं, क्षेत्र इतना बड़ा है, वो आते हैं जरा सा साफ़ करते हैं। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि सिल्ट जो निकालनी चाहिए उसमें से, वो सिल्ट निकालते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो निकालते हैं तो उनके पास उठाने का कोई साधन नहीं है। हालांकि मैंने अपने वार्ड क्षेत्र में जल बोर्ड को कह रखा है कि आप सिल्ट निकालिए, लोगों को काम करिए, वो सिल्ट मैं उठवा दूंगा निगम के अधिकारियों से, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते। बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड संसाधन है, पता नहीं सारा पैसा कहाँ खा जाते हैं अधिकारी, मेरी समझ से बाहर है। सर एक चीज़ होता है जैसे कि अब शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है आज के समय में, तो शिक्षा से लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी कि शिक्षा किस तरह से सुधारी जा सकती है इस बार? देखिए, ये केजरीवाल जी की सरकार है, ये झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा बांधे हुए है और बहुत बड़ा झूठ का प्रचार भी करती है। ये शिक्षा में क्रांति लाने की बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे ताज़ा उदाहरण आपको मटियाला स्कूल का देता हूँ। मटियाला में बहुत पुराना स्कूल है, जबकि यहाँ कभी शिवाजी कॉलेज भी मटियाला में हुआ करता था। और आज उस स्कूल की हालत ये है कि लगभग पिछले 6 साल से उस भवन को जर्जर घोषित कर रखा है शिक्षा अधिकारियों द्वारा ही, और 36 कमरे ऐसे हैं जिनमें बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे। अब वो आधे स्कूल में लगभग 6000 बच्चे बैठते हैं। मैं वहाँ गया तो इतनी दुर्दशा मैंने देखी, मैंने उसका वीडियो बनाया, मैं आपको वीडियो भी दे दूँगा उसका। छत ऐसी है, उस पर से लेंटर गिर रहा है, सरिया दिख रहे हैं, और एक हॉल में 6 क्लासेस चल रही हैं, एक हॉल में बच्चे बाहर धूप में बैठे हुए हैं। तो शिक्षा की क्रांति लाने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मटियाला स्कूल दिखाई नहीं देता क्या? मैंने पर्सनली अधिकारियों को भी दिखा लिया, मैंने पत्र द्वारा भी सूचित कर लिया, विधायक को भी मैं लेकर गया। अभी पीछे विधायक आया था तो मैंने उसको स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल की हालत देख लिए, लेकिन आज तक इनके कानों में जू नहीं रहेंगी है। उस स्कूल में ये इतना बुरा हाल है, उसका जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। उसका जो टैंक है वो भर जाता है हर महीने, और मैं, जबकि निगम का कार्य नहीं है ये,
फिर भी मैं निगम के अधिकारियों द्वारा सुपर शक्कर मशीनों द्वारा उस सीवर को मैं साफ कराता हूँ। और स्कूल वाले बार बार मुझे कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, इसलिए मुझे वो भी काम करना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये स्कूल जितना भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिल्कुल फेल हैं। सर एक चीज़ और आती है, सबसे बड़ी बात, जहाँ ये सीवर वगैरह टूटे हुए हैं, इससे कई सारे बीमार भी लोग हो जाते हैं। तो अस्पतालों में कई बार उनको सुविधाएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती। इस बार आप किस तरह से उनकी हेल्प करना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में एक निगम की डिस्पेंसरी है और हम लगातार ध्यान देते हैं कि लोगों को वहाँ दवाइयाँ भी पूरी तरह मिल सके। और जब से हम यहाँ पर आए हैं, मैडम यहाँ से चुनकर आई हैं, हमने इस डिस्पेंसरी में और भी काम कराया है। पहले भी हमारे समय में बनी थी ये, और राजेश गहलोत जी जब निगम पार्षद तब वो पास करा के लाए थे। और उसके बाद हमने इसका सेकंड फ्लोर भी चालू कराया। अब आके हमने पीछे बैक साइड से इसका गेट लगवाया, फर्श वर्श कराया, और ऊपर होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी इसमें चालू कराई है। तो निगम के अनुसार हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वार्ड के लोगों को हम सुविधाएं दे सकें, लेकिन फिर भी यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल क्षेत्र में नहीं है। इंदिरा गांधी एक हॉस्पिटल अभी चालू हुआ मुश्किल से, लेकिन उसमें कोई भी गंभीर बीमारी हो तुरंत रेफ़र कर देते हैं दीनदयाल के लिए या सफदरजंग के लिए। तो वहाँ सिर्फ फर्स्ट एड मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और जिस तरह का क्षेत्र का प्रारूप है, आपने देखा होगा, जगह जगह सीवर बाहर आ रहे हैं, उफन रहे हैं, गंदा पानी सड़कों में घूम रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। पर्यावरण का हाल आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में आज सांस लेने की लोगों को किल्लत हो रही है, और डस्ट पार्टिकल्स इतने उड़ रहे हैं क्योंकि सड़कों पर धूल जमी हुई है, और टूटी सड़कों के कारण जाम लगातार। और आपने देखा होगा, अभी कल परसों भी रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग पराली को दोष देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो व्हीकल से और डस्ट पार्टिकल से है। उस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। केवल जब पोल्यूशन शुरू होता है तो दो चार चीज़ें करके और अपना पीछा छुड़ा लेते, लेकिन हर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी फ्री की बातें हो रही हैं कि बस फ्री कर दी, लाइट फ्री कर दी, या 200 यूनिट फ्री कर दिया, इससे कोई विकास हुआ है हमारे देश का? कोई विकास नहीं हुआ है, और फ्री कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, क्योंकि ये 200 यूनिट फ्री करने की बात करते हैं, 201 होते ही वो 200 का भी चार्ज लग जाता है। तो कौन आदमी ध्यान रखेगा 200 यूनिट कितनी चली है? दूसरा, कमर्शियल पे चार्ज इतने बढ़ा दिए हैं, और कमर्शियल का जो बिल है वो प्रत्येक गरीब को भी देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दुकान है जहाँ पर कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, अगर वो चार्ज दे रहा है तो वहाँ से गरीब भी खरीदारी करेगा, अमीर भी खरीदारी करेगा। तो वो सब गरीबों की जेब से निकलता है और अमीरों की जेब से निकलता है। तो ये केवल झुंझुना पकड़ा रखा है इन्होंने फ्री का, लेकिन फ्री है कुछ भी नहीं। सर एक चीज़ सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर दिक्कत आती है शौचालय की। जैसे कई लोग हैं जो पटरी का काम करते हैं या रोड साइड पे बैठ के काम करते हैं, और वहीं उनका निकास भी है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शौचालय के। तो इस बार आप शौचालय बनवाने की कोशिश करेंगे या किसी इस तरह से काम करवाएंगे? देखिए, बहुत गंभीर समस्या है शौचालय की, और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पहले संबोधन में शौचालय का जिक्र किया था, तब लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। और जब से मोदी जी आए हैं, लाखों शौचालय देश में बने हैं, और जो सड़क के किनारे में आप देखते थे, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी आसपास जब जाते थे तो वहाँ पर लोग सड़क के किनारे शौच करने को मजबूर थे। आज वो सारी चीज़ें दूर हुई है, और काफ़ी जो शौचालयों की किल्लत थी वो दूर हुई है। फिर भी जिस तरह की आबादी बढ़ रही है, उसको देखते भी और ज़रूरत है कि नए नए शौचालयों का निर्माण हो। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास तो अनऑथराइज क्षेत्र है और यहाँ जगह नहीं मिल पाती। कहीं भी अगर सरकारी जगह है तो हम शौचालय बनाने के लिए तुरंत उस पर तैयार भी रहते हैं। 2-3 पीटी हमने अपने वार्ड में बनवाई भी है, और वो चल भी रही है। और सर सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत तो अभी यही आती है कि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके या कुछ अपनाए जाएंगे? देखिए, सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए सड़कों से धूल हटाने में। कुछ मशीनें सरकार ने ली भी हैं, लेकिन वो मशीनें कई ख़राब पड़ी होती हैं, या वो सिर्फ बड़ी सड़कों पर थोड़ा बहुत निकलती हैं, लेकिन वो जो छोटी सड़कें हैं या जहाँ, और वो मशीन भी प्लेन रोड पर चल सकती हैं। आप NDMC एरिया में जाइए, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ डस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्लेन रोड पर काम करती है मशीन, और यहाँ ऐसी टूटी फूटी सड़कों पर काम ही नहीं कर पाती। तो पहले तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस पर भारत सरकार ने इतना सुधार किया है, दिल्ली की सरकार को चाहिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे, ताकि रोड अच्छे होंगे तो व्हीकल भी सुचारू रूप से चल सकेंगे, जाम भी नहीं होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा।
सर एक चीज़ और आ रही कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक स्मोक टावर बनाया गया था, तो आज के टाइम पे उस पर ताला लगा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक स्मोक टावर बनाया था कनॉट प्लेस में, और उसकी जो परिधि थी वो लगभग 200 मीटर की थी। क्या उससे दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? और आज वो भी बंद पड़ा है। तो इससे पता लगता है कि सरकार केवल कुछ मॉड्यूल चुनती है, उसको प्रचार करती है, उस वहाँ पर पूरा ढकोसलेबाजी होती है, प्रचार होता है, प्रसार होता है, और जितने का वो एपरेटस बनता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार पर खर्च कर देती है। तो ये प्रचार की सरकार है, ये सिर्फ प्रचार करती है, काम कुछ नहीं करती। सर एक तरफ बात की जाती है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रचार के लिए कई मेट्रो पिलर पर, हर एक मेट्रो पिलर पर कम से कम 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5 पेपर लगाए जाते हैं प्रचार के लिए। ये कितना हद तक सही लगता है आपको? देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करना अच्छी बात नहीं है, और मेट्रो पिलर्स पर तो बिल्कुल नहीं। पिछले हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी भी थी कि हम जितने पिलर्स हैं उन पर शहीदों की चित्र बनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं, या जैसे साउथ दिल्ली में भी शुरू हुआ है नया कॉन्सेप्ट कि वो चारों तरफ गमले लगा के ग्रीनरी करते हैं, ताकि वहाँ पर तो ऐसी कुछ कोशिश सरकार को यहाँ भी करनी चाहिए। PWD के रोड हैं, सारी दिल्ली सरकार के रोड है, तो मेट्रो भारतीय जनता पार्टी की देन है और बहुत अच्छी सौगात दिल्ली वासियों के लिए है। उसको मेंटेन करने के लिए दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए, और ये जो जिस तरह साउथ दिल्ली में गमले लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ भी पश्चिम दिल्ली में लगाना चाहिए। सर एक सबसे बड़ी बात आती है कि आज के टाइम पे लोग बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक कितने हद तक सुविधाएं देता है, आपको किस हद तक लगती है जी? देखिए, ये वो कहते हैं ना, क्लेवर वही है, नाम नया दे दिया इन्होंने। पहले भी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी चलती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी डिस्पेंसरी चलती थी मोहल्लों में। आज इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नाम दे दिया, लेकिन उनकी हालत क्या है आप क्षेत्र में देखिए। मेरे यहाँ एक ई ब्लॉक में छोटे से 2 कमरों में मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या इलाज होगा? क्या मरीज के लिए कम से कम सुविधाजनक स्थान तो होना चाहिए। इन्होंने तो ऐसे छोटे छोटे कमरों में मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए, जिसका कोई लाभ नहीं है, और लगभग आधे से ज़्यादा तो वो बंद पड़े हैं, डॉक्टरों के भाव में, दवाइयों के भाव में। और पीछे स्कैंडल पकड़ा ही था, आपने देखा था, नकली दवाइयाँ वहाँ पर पाई गई थी। तो ऐसे इलाज करने से तो ना इलाज हो तो कम से कम सही जगह मरीज पहुँच जाए अच्छे हॉस्पिटल में, तो वहाँ दवाइयाँ तो ठीक मिल जाएंगी। ये तो दवाइयाँ नकली बेच रहे हैं। सर तो अब जैसे भी अब चुनाव आने वाले हैं, तो आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि जो फ्री के पीछे भाग रही है जनता, या फिर असलियत में काम क्या हो रहा है जनता को जानना चाहिए, इस बारे में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। लगभग 10 साल से केजरीवाल जी शासन में हैं, और 10 साल में उन्होंने केवल केंद्र सरकार और LG साहब से टकराव मोल लिया है, उससे दिल्ली का विकास प्रभावित हुआ है। मैं दिल्ली के निवासियों से अनुरोध करता हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि दोनों सरकारों में एक समन्वय बना रहे, और केंद्र सरकार भी जो दिल्ली के लिए काम करना चाहती है वो निर्बाध रूप से वो काम कर सके, और दोनों सरकारें मिल करके डबल इंजन की जब सरकार होगी तो दिल्ली का विकास भी डबल होगा। और बाकी प्रदेशों में हमने देखा है, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ये सब इसके उदाहरण हैं कि जहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। और दिल्ली के लिए विशेष इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली को केंद्र के अधीन रहना पड़ेगा। और अगर इस तरह के केजरीवाल जैसे लोग केंद्र की सरकार से टकराएंगे तो उससे दिल्ली का विकास कैसे होगा? तो सबसे दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, और इस बार मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे, ताकि केंद्र और दिल्ली की सरकार मिल करके दिल्ली का विकास सुनिश्चित कर सकें। सर एक बात आती है कि यूपी में जैसे जब से योगी आदित्यनाथ जी का राज आया है तो गुंडा राज वहाँ ख़त्म हो गया है, तो दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से कब तक ये कंट्रोल में आएगा? आप किस हिसाब से रणनीतियाँ चाहते हैं कि क्राइम रेट कम होता जाए? देखिए, अभी योगी जी ने जैसे वहाँ पर क्राइम कंट्रोल किया है, दिल्ली में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र सरकार को सरकार का सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों मिल करके दिल्ली को भी क्राइम फ्री करेंगी। और दिल्ली में पहले इतना क्राइम नहीं था, अब तो थोड़े दिन से दिल्ली में क्राइम हुआ है। तो जब दोनों एक ही पार्टी की, एक ही विचार की सरकार होगी तो निश्चित रूप से सुरक्षा में भी और क्राइम में भी कंट्रोल होगा। सर वुमेन्स सेफ्टी तक कितना आप चाहते हैं कि वुमेन्स सेफ्टी किस हद तक, जैसे अभी देखी जाए तो वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है दिल्ली में, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करते हैं वेस्ट दिल्ली साइड, तो यहाँ पर वुमेन्स रात में बहुत कम ही निकलती है, और जैसे कुछ वुमेन्स है जो काम करती हैं रात भर तक, तो उन्हें बहुत लेट या तो किसी और के साथ निकलना पड़ता है, या वो रात में काम ही नहीं कर पाती। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए केंद्र की सरकार बहुत संजीदा है, और अनेकों कदम उन्होंने उठाए भी हैं।
लेकिन जैसे दिल्ली की सरकार ने प्रॉमिस किया था बसों में मार्शल होगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें झूठी साबित हुई और उसी को लेकर के महिलाओं के लिए भी एक सुरक्षा बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो जब मैंने पहले बताया कि दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो जितने भी सुरक्षा मानक हैं, जैसे बसों में मार्शल या कुछ और इंतजाम करने होंगे, वो सारा हम लोग मिलकर करेंगे और महिलाओं के लिए सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसा प्रयास प्रायोरिटी में होना चाहिए दिल्ली सरकार का और हम लोग मिलकर उसको करेंगे। सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जगह जगह पर लेबर चौक बनी हुई हैं। अब लेबर चौक पर अगर हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग ज़्यादातर यही रोते हैं कि रोज़गार नहीं है। आज के समय में रोज़गार मिलता है तो एक ही दिन में या 2 दिन में वो ख़त्म हो जाते हैं उसके हिसाब से पैसे, और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से उनको काम नहीं मिल रहा है। लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। और इस बारे में कुछ कहना चाहिए कि रोज़गार बढ़ नहीं रहा है या महंगाई जिस हद से बढ़ रही है उसमें उन लोगों का क्या फ़ायदा होना चाहिए? देखिए, ये बात सही है, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से रोज़गार का सृजन नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उससे युवाओं को बहुत अच्छे सुनहरे मौके मिले हैं और बहुत सारा हमारा जो युवा वर्ग है वो आज सरकारी नौकरी की इंतजार नहीं कर रहा, अपने नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहा है। और आप जैसे युवा नए नए फील्ड्स में आ रहे हैं। पहले लड़कियां बहुत कम आती थी आपके फील्ड में भी, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि बहुत सारी हमारी बेटियां भी इस फील्ड में भी आ रही हैं और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो बेटियों के लिए अछूता रहा हो। अब चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो जहाज़ उड़ाने से लेकर के बस चलाने से लेकर हर फील्ड में अब बेटियां भी आगे आ रही हैं और हमारा जो युवा है वो नए नए रोजगारों का सृजन भी कर रहा है और मोदी जी की अनेकों योजनाओं का लाभ भी उठा रहा है। सर, सबसे बड़ी बात आता है जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया, काफ़ी स्किल्स वगैरह भी लोगों को सिखाई है। तो एक बात आती है कि स्कूलों में भी डिजिटल चीज़ें, डिजिटल स्किल्स सिखानी चाहिए रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड जो थियोरीज पढ़ाते रहो, बुक्स पढ़ाते रहो, उसकी जगह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये इस बात में आप कितना सहमत हैं? देखिए, भारत का लोग पहले मजाक उड़ाते थे, सांप सपेरों का देश बोलते थे, लेकिन आज आप देखिए जब से मोदी जी आए हैं और डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल इंडिया बना है, तब से आज देखिए आप सब्जी वाले के पास भी पेटीएम के लिए सिस्टम होगा। आप कुछ भी पेटीएम से 10 रुपये भी देने तो आप पेटीएम से कर सकते हैं। तो इतनी नीचे तक इन योजनाओं को इतने कम समय में मोदी जी लेकर के आए हैं और आज डिजिटल इंडिया के नाम से इंडिया उभर रहा है, इंडिया इमर्ज कर रहा है। तो ये मोदी जी की देन है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ऐसे ही देश का डिजिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा और देश तरक्की भी करेगा और जो नए नए योजनाएं, नई नई ऐप्स मोदी जी लेकर के आए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा।